हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। माय नेम इज सिमरन सहगल। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। बच्चों, अब तक हम 14 लेक्चर्स के अंदर इस पूरे चैप्टर को कवर कर चुके हैं। इस चैप्टर का हमने हर टॉपिक को हमने डिटेल में पढ़ा, हर टॉपिक हमें क्लियर हो गया है। अब हम आज इस लेक्चर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज में आपको गिवन है। ठीक है, तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक का वो पेज ओपन कर लीजिए जहां पर एक्सरसाइज आपको गिवन है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, तो हम वन बाय वन उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से अपना एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए, एक्सरसाइज का पेज ओपन कर लो। ठीक है, तो बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस करने से पहले मैं आपको सारी समरी बता देती हूँ कि इस चैप्टर में अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया था, हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या टॉपिक हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए। हमने सबसे पहले पढ़ा इस चैप्टर के अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। बच्चों, सबसे पहला जो हमने टॉपिक पढ़ा था दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हमने क्या सीखा था कि प्रोडक्शन के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमने देखा 1 इज लैंड, 2nd इज लेबर, 3rd इज फिजिकल कैपिटल एंड 4th इज ह्यूमन कैपिटल। यही 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा। अब हमने देखा कि पालमपुर विलेज के साथ हम इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कैसे कनेक्ट करें। ठीक है, हमने देखा कि पालमपुर विलेज के अंदर मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है, फार्मिंग। ठीक है, तो हमने फार्मिंग के थ्रू, फार्मिंग क्योंकि वहां पर मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, इसलिए फार्मिंग के थ्रू हमने वन बाय वन इन सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्कस किया। हमने क्या किया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ने के बाद हमने फार्मिंग के बारे में पढ़ा, फार्मिंग इन पालमपुर। ठीक है, फार्मिंग के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने वन बाय वन सभी फैक्टर्स को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया लैंड को। हमने देखा कि पालमपुर विलेज के अंदर लैंड फिक्स्ड है। लैंड का जो एरिया है, लैंड मींस जिस एरिया पर कल्टीवेशन की जाती है, जो एरिया अंडर कल्टीवेशन को ही हम क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए जो लैंड होता है, लैंड एरिया फिक्स्ड है, उसमें एक्सपेंशन का कोई स्कोप नहीं है। अब फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड पे ही मैक्सिमम प्रोडक्शन करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप ग्रो करने के लिए फार्मर्स जो है वो क्या मेथड यूज करते हैं बच्चों, 2 अलग अलग मेथड्स यूज करते थे, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ये 2 अलग अलग मेथड्स फार्मर्स यूज करते थे। फिर हमने देखा कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हम यूज कर रहे हैं उससे हमारी क्रॉप प्रोडक्शन तो ज्यादा हो रही है, यील्ड तो हमें ज्यादा मिल रहा है, लेकिन साथ ही क्या उससे हमारा लैंड सस्टेन रह पाएगा। हमने ये सारे लैंड से रिलेटेड सभी टॉपिक्स डिस्कस किए थे। ठीक है, फिर हमने देखा कि क्या लैंड सस्टेन रह पाएगा, लैंड को हम बनाए रख पाएंगे, लैंड और साथ ही जो हमारे अदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हम यूज करते हैं उससे हमारा लैंड भी खराब होता है, साथ ही हमारी जो सॉइल होती है वो डिग्रेड हो जाती है, हमारा वाटर टेबल डिप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसके लिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करने के लिए प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम होना चाहिए, वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम रिक्वायर्ड होता है, जिसकी वजह से ट्यूबवेल्स यूज किए जाते हैं और हमारा वाटर टेबल डिप्लीट हो जाता है। तो हमने देखा कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड से एक तरफ तो हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है और दूसरी तरफ हमारे सभी नेचुरल रिसोर्सेज पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, फिर हमने ये सभी चीजें डिस्कस की। लैंड के बारे में हमने ये सब डिस्कस करने के बाद हमने देखा कि लैंड जो है वो किस तरीके से पालमपुर विलेज के फार्मर्स में अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, लैंड का हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा, लैंड जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग ऑल द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर विलेज के अंदर जितने भी फार्मर्स हैं उनमें लैंड अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि जो 450 फैमिलीज हैं उसमें से 150 फैमिलीज के पास तो लैंड है ही नहीं। ठीक है, वो लैंडलेस है, और जो रिमेनिंग 300 फैमिलीज हैं उन 300 फैमिलीज में से 240 फैमिलीज जो हैं वो स्मॉल फार्मर्स हैं और 60 फैमिलीज हैं जो कि लार्ज फार्मर्स हैं।
अब स्मॉल फार्मर्स, नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स तो ज्यादा है, लेकिन उनके लिए जो कल्टीवेटेड लैंड एरिया अवेलेबल है वो कम है। इस वजह से हर स्मॉल फार्मर को एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड दिया जाता है कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। तो जिसकी वजह से उस स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे वो जितने भी प्रोडक्शन कर लें, भले ही वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करके भी प्रोडक्शन करें, तो भी वो इतनी प्रोडक्शन नहीं कर पाते, इतनी अर्निंग नहीं कर पाते कि वो अपना बेसिक नीड्स, अपना लाइवलीहुड भी मेंटेन कर सके, इतनी भी अर्निंग नहीं हो पाती, ठीक है। तो यानी कि उनकी सिचुएशन लैंडलेस फार्मर्स जैसी ही है, किनकी? स्मॉल फार्मर्स की, ठीक है। अब बच गए जो लार्ज फार्मर्स हैं, 60 फैमिलीज। वो लार्ज फार्मर्स के पास क्या है? लार्ज एरिया अंडर कल्टीवेशन है, ठीक है। जो लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन है उनके पास वो बहुत ज्यादा लार्ज है, जिसकी वजह से वो ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, ज्यादा इनकम अर्न कर पाते हैं, ज्यादा इनकम से वो आगे के लिए अपनी सेविंग्स कर पाते हैं, ठीक है। हमने लैंड के बारे में ये सब टॉपिक डिस्कस किए। देन हमने लेबर के बारे में पढ़ा कि लेबर जो है, लेबर में हम किनको इंक्लूड करते हैं? फार्म लेबरर्स को, ठीक है। अब वो लेबर हम एक्टिविटी टू एक्टिविटी भी अपॉइंट कर सकते हैं, मींस ऐसा हो सकता है कि हम किसी पर्टिकुलर फार्मिंग एक्टिविटी के लिए हम लेबर अपॉइंट कर लें, या फिर हम किसी पर्टिकुलर ईयर में लेबर को हायर कर लें, या फिर डेली बेसिस पे भी हम लेबर को हायर कर सकते हैं। अब जो उनके वेजेस होते हैं वो एक्टिविटी टू एक्टिविटी वेराई करते हैं, क्रॉप टू क्रॉप वेराई करते हैं, मींस डिफर करते हैं। एंड देन मतलब अलग अलग एक्टिविटीज के लिए, अलग अलग क्रॉप के लिए उनको अलग अलग वेजेस मिलते हैं, ठीक है। तो हमने लेबर के बारे में बात करी, जिसमें हमने फार्म लेबरर्स को पढ़ा, ठीक है, एंड उनके वेजेस डिस्कस किए। देन हमने पढ़ा फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया इसको, वन इज फिक्स कैपिटल एंड सेकंड इज वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब जब हम किसी फिक्स्ड असेट को परचेज करने के लिए अपना पैसा लगाते हैं, तो वो जो पैसा होता है वो उस चीज में फिक्स हो जाता है, ठीक है। नियर फ्यूचर में वो पैसा हमें रिकवर नहीं होता, इसीलिए उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। एक होती है वर्किंग कैपिटल, जो हमारे बिजनेस में डे टू डे बेसिस पे रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। बिजनेस को डेली बेसिस पे रन करने के लिए, जैसे कि बिजनेस में रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे करने के लिए, जितने भी छोटे छोटे खर्चे होते हैं उनको मीट करने के लिए जो भी कैपिटल चाहिए होती है, जो भी पैसा रिक्वायर्ड होता है, दैट इज वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये हमने कैपिटल को डिस्कस किया। देन जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल में क्या क्या चीजें आती हैं बच्चों? नॉलेज, स्किल, कॉम्पिटेंसी, ठीक है, और किसी भी काम को करने की एबिलिटी, तो ये सभी होते हैं ह्यूमन कैपिटल। ये तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तब तक यूज में नहीं ला पाएंगे हम जब तक हमारे पास फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होगा, यानी कि जब तक ह्यूमन कैपिटल नहीं होगी तब तक हम लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल का कोई यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये मीनिंगलेस हो जाएंगे ये तीनों फैक्टर्स जब तक हमारे पास फोर्थ फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अब ये बात आती है कि ह्यूमन कैपिटल के बारे में जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ा। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ने के बाद मतलब फार्मिंग, जब हमने फार्मिंग इन पालमपुर पढ़ा, इन फार्मिंग के थ्रू ही हमने लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को डिटेल में स्टडी कर लिया। फिर हमने पढ़ा बच्चों नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में हमने लास्ट क्लास में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज डिस्कस करी थी, जिसके अंदर हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा, डेयरी के बारे में पढ़ा, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा एंड स्मॉल शॉप्स के बारे में भी डिस्कस किया। तो हमने देखा कि स्मॉल स्केल पे भी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, स्मॉल स्केल पे भी लोग शॉप्स ओपन कर लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, डेयरी का बिजनेस चलाते हैं। तो ये सभी क्या है? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, यानी कि अदर देन फार्मिंग, खेती के अलावा जो काम किए जाते हैं लोगों के द्वारा अपनी इनकम अर्न करने के लिए, लाइवलीहुड मेंटेन करने के लिए, दैट इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, ठीक है। जो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है पालमपुर विलेज की, उसमें से 75% पॉपुलेशन जो है वो फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ठीक है, और रिमेनिंग 25% पॉपुलेशन किस में इन्वॉल्व है? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। तो यानी कि बच्चों ये हमने इस चैप्टर के अंदर जो भी पढ़ा था, जो भी टॉपिक डिस्कस किए थे, उसका हमने ये ओवरव्यू ले लिया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। आपको सारा का सारा टॉपिक तो रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। जो जो टॉपिक हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए वो हमने रिकैप कर लिया उनका, ठीक है।
अब हम एक्सरसाइज सॉल्यूशंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, एवरी विलेज इन इंडिया इज सर्वेड वंस इन 10 years ड्यूरिंग द सेंसस। सेंसस के अंदर क्या होता है, 10 साल में एक बार हम सर्वे करते हैं हर विलेज का, ठीक है। सम ऑफ डिटेल्स आर प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। अब जो सर्वे किया गया है विलेजेस का, उसके बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन हमने फिल करनी है। देखो हमने पालमपुर विलेज के बारे में ना ये अलग अलग इंफॉर्मेशन को फिल करना है। अब तक आपने इस चैप्टर के अंदर पालमपुर विलेज के बारे में जितना भी सीखा, उस सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमने बताना है कि पालमपुर विलेज की लोकेशन कहां पर है। सेकंड में हमने बताना है कि टोटल एरिया कितना है, विलेज का टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन कितना है, मतलब टोटल एरिया बता देंगे हम, ठीक है। देन लैंड यूज, कितना लैंड यूज हो रहा है, उसमें से कल्टीवेटेड लैंड कितना है। कल्टीवेटेड लैंड मींस वो लैंड का वो पार्ट जो कि एग्रीकल्चर के लिए, कल्टीवेशन के लिए मींस खेती करने के लिए यूज किया जाता है। एंड सेकेंडली वो लैंड हमने बताना है, लैंड का वो एरिया जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब जितना कल्टीवेटेड लैंड है उसमें से कितना इरिगेटेड है, कितना अनइरिगेटेड है, ये भी हमने बताना है, ठीक है। देन हमने फैसिलिटीज के बारे में बताना है कि कौन कौन सी अलग अलग टाइप की फैसिलिटीज पालमपुर विलेज के अंदर प्रेजेंटेड है, ठीक है। हमने देखा था ना कि पालमपुर विलेज के अंदर हर टाइप की फैसिलिटी अवेलेबल है। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी है, वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज भी हैं, वहां पर स्कूल्स भी हैं, ठीक है। तो ये सभी हमने अलग अलग टाइप की फैसिलिटीज जो पढ़ी थी, उन सभी को हमने यहाँ पर प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे कि पालमपुर विलेज की लोकेशन कहां पर है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या चीज है, पालमपुर विलेज है, ठीक है। मतलब लोकेशन हमने देख ली। देन टोटल एरिया कितना है विलेज का, 226 हेक्टेयर, ठीक है। विलेज का टोटल एरिया कितना है, 226 हेक्टेयर। अब बात आती है कितना लैंड यूज हो रहा है। जो लैंड हम यूज कर रहे हैं, लैंड का, विलेज का पूरा एरिया है 226 हेक्टेयर, उसमें से कुछ एरिया कल्टीवेशन के लिए दिया गया है और कुछ एरिया ऐसा है जिस पर कल्टीवेशन नहीं की जाती, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर पॉपुलेशन फार्मिंग में ही इन्वॉल्व है, तो जो लैंड, जो विलेज का एरिया है उसमें से भी ज्यादा एरिया कल्टीवेशन के लिए ही यूज होता है और रिमेनिंग एरिया कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं होता, ठीक है। तो 226 हेक्टेयर विलेज का एरिया है, उसमें से 200 हेक्टेयर जो है वो कल्टीवेटेड लैंड है, ठीक है। 200 हेक्टेयर जो है वो कल्टीवेटेड लैंड है, यानी कि 200 हेक्टेयर का एरिया कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है। और रिमेनिंग 26 हेक्टेयर एरिया जो है वो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। रिमेनिंग 26 हेक्टेयर का जो लैंड है वो नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब जो 200 हेक्टेयर का एरिया जो है वो कल्टीवेटेड लैंड है, तो उसमें से कितना इरिगेटेड है, सारा का सारा जितना भी कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल है ना लैंड, उसमें सारा का सारा इरिगेटेड है, यानी कि अनइरिगेटेड कुछ भी नहीं है। और जो लैंड कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है वो कितना है, 26 हेक्टेयर, ठीक है। तो मतलब अब वो लैंड कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो जो 26 हेक्टेयर का लैंड है वो किस पर्पज से यूज होता है, किस चीज के लिए उसे यूज करते हैं, एरिया कवरिंग ड्वेलिंग्स, रोड्स, पॉन्ड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड। ड्वेलिंग्स मींस जहां पर लोग रहते हैं, आवास की जो जगह होती है। रोड्स, पॉन्ड्स जहां पर पानी स्टेबल रहता है, मतलब जहां पर कोई ऐसा प्लेस होता है जहां पर पानी बिल्कुल स्टेबल सिचुएशन में रहता है, दैट इज पॉन्ड्स। एंड देन ग्रेजिंग ग्राउंड, जो घास वाले एरियाज होते हैं, ठीक है। तो बच्चों 26 हेक्टेयर का जो एरिया है वो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, वहां पर ये सभी चीजें हैं, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पालमपुर विलेज का टोटल एरिया कितना है, तो आप कितना बताओगे, 226 हेक्टेयर, जिसमें से 200 हेक्टेयर कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल है, वहां पर खेती की जाती है, और रिमेनिंग 26% हेक्टेयर जो एरिया है वो एग्रीकल्चर के लिए या कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, वहां पर ये सभी चीजें बनाई गई हैं, ठीक है। अब जितना एरिया कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल है उसमें से सारा का सारा इरिगेटेड है, ठीक है, यानी कि 200 हेक्टेयर का सारा एरिया
जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल है सारा ही इरिगेटेड है, यानी कि उस पूरे के पूरे एरिया पर सिंचाई की प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस विलेज के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं। सबसे पहले एजुकेशनल फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं। वहां पर कौन कौन सी एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं? 1 हाई स्कूल है, 2 प्राइमरी स्कूल है। ठीक है, डिस्कस किया था ना हमने, जब स्टार्टिंग में चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि पालमपुर विलेज का जो इंट्रोडक्शन था हमने पहले वो पढ़ा था। ठीक है, उसमें हमने देखा कि पालमपुर विलेज के अंदर एजुकेशनल फैसिलिटीज भी हैं, मेडिकल फैसिलिटीज भी हैं, ट्रांसपोर्ट भी प्रॉपरली अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉपर सप्लाई है। ठीक है, तो हमने 1 बाय 1 उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर मेंशन करना है। एजुकेशनल फैसिलिटीज कितनी है, क्या क्या है? 2 प्राइमरी स्कूल, 1 हाई स्कूल। मेडिकल फैसिलिटीज में 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, 1 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है। ठीक है, देन मार्केट में 2 मार्केट्स हैं। आपने 2 मार्केट पढ़े ना, आपने पढ़ा था एक रायगंज का और एक शाहपुर का। पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर आपने 2 जगहों को के बारे में पढ़ा है अदर देन पालमपुर। आपने पढ़ा रायगंज और दूसरा शाहपुर। ठीक है, कोई भी चीज होती थी वो रायगंज और शाहपुर के मार्केट्स में ही सेल की जाती थी। तो बेसिकली कौन कौन से 2 मार्केट्स हैं? रायगंज एंड शाहपुर। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात करें तो मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड फॉर वेरियस स्मॉल बिजनेस। जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो प्रॉपर अवेलेबल है पालमपुर विलेज के अंदर। उस इलेक्ट्रिसिटी से ट्यूबवेल्स भी चलते हैं और लोग अपने स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं। अगर स्मॉल स्केल पे कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में मिश्री लाल का एग्जाम्पल लिया था, मिश्री लाल का एक केस पढ़ा था जिसमें उसकी शुगर केन क्रशिंग मशीन थी, तो वो स्मॉल स्केल पे अपना मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहा है। तो उस स्मॉल शुगर केन क्रशिंग मशीन को चलाने के लिए भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी प्रॉपर अवेलेबल है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उससे ट्यूबवेल्स भी चलाए जाते हैं। ठीक है, लोगों के घरों में भी प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हैं और साथ ही उससे उस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से लोग अपने स्मॉल बिजनेस को भी चलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं। कम्युनिकेशन एंड साथ में हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वहां पर वेल कनेक्टेड रोड्स हैं जो कि पालमपुर को रायगंज और शाहपुर से जोड़ते हैं, और उन रोड्स के ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन है, उन ट्रांसपोर्टेशन में हमने क्या क्या मीडियम पढ़े थे, क्या क्या मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर किसी भी चीज को लेकर जाना है या किसी भी पर्सन को लेकर जाना है, तो उसके लिए जो भी मीडियम यूज किया जाता है दैट इज ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि रायगंज जो है वो 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से, लेकिन एक रोड है जो कि पालमपुर को रायगंज से कनेक्ट करती है। उस रोड के ऊपर प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन है। कौन कौन सा ट्रांसपोर्टेशन का क्या क्या मीडियम हमने देखा? बुलोक कार्ट था, तांगा, बोगी, कैरिंग, जैगरी। ठीक है, वुडन कार्ट्स होते हैं ना, बुलोक कार्ट्स, जिन पर गुड़ लाद कर लेकर जाया जाता है दूसरे प्लेस पे। ठीक है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉपर सिस्टम अवेलेबल है। अब साथ ही ये ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के साथ साथ वहां पर कुछ नए टाइप के ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल, मोटर व्हीकल्स, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सब भी अवेलेबल हैं पालमपुर विलेज के अंदर इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, किसी पर्सन को या कुछ भी गुड्स हैं उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन यूज किया जाता है वो प्रॉपर अवेलेबल है। ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स भी अवेलेबल है और मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन मीडियम जैसे कि जीप, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, ये सब भी अवेलेबल है। ठीक है, लास्ट हम बात करते हैं नियरेस्ट टाउन कौन सा है। नियरेस्ट टाउन जो पास का विलेज है वो तो है रायगंज, जो कि बिग विलेज है। ठीक है, लार्जेस्ट विलेज है ना, जो कि 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से, लेकिन साथ ही एक टाउन भी है शाहपुर नाम का। ठीक है, तो शाहपुर जो है वो पालमपुर से सबसे पास पड़ता है ये टाउन, दैट इज शाहपुर। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब तक आपने पालमपुर विलेज का जितना भी इंट्रोडक्शन पढ़ा था चैप्टर में वो सारा आपको इस क्वेश्चन से रिवाइज हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स। वो तो है ही, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में ज्यादा इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री। मतलब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में ऐसे इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं।
ठीक है, इंडस्ट्री में बनते हैं। क्या आप इस बात से एग्री है? हाँ, हम एग्री हैं, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हम क्या क्या यूज करते हैं। देखो, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के अंदर ये आपने पिक्चर देखी थी चैप्टर के अंदर ही, हम इसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, आपको सारा रिवाइज हो जाएगा। ये सब क्या है बच्चों? ये सब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में क्या क्या यूज किया जाता है? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करते हैं, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, डैम्स का यूज किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर सप्लाई है, डैम्स का यूज करके और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक है, जिससे ट्यूबवेल्स, ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, ठीक है, ये सभी चीजें चलती हैं। डीजल का यूज करके हम ये ट्रैक्टर्स चलाते हैं। तो बच्चों ये सब क्या है? ये सब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में ये हम जितने भी इनपुट्स यूज कर रहे हैं ना, यील्ड को इंक्रीज करने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन को अवेल करने के लिए, ये जितने भी इनपुट्स यूज कर रहे हैं, ये सभी कहां पर बनाए जाते हैं? फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, ठीक है। इस बात से तो आप एग्री हो, क्योंकि ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स में जो भी हम ट्रेडिशनल सीड्स को यूज करते थे और जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड यूज करते थे, वो नेचुरली होते थे, मींस नेचुरल पेस्टिसाइड, नेचुरल फर्टिलाइजर्स को यूज करते थे, जो कि इजीली अवेलेबल हो जाते थे, वो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं होते थे। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में जो भी इनपुट्स यूज किए जाते हैं वो फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होते हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। यस, इट इज करेक्ट टू से दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, ठीक है, इसमें ऐसे ही इनपुट्स चाहिए होते हैं जो कि इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं। इट इज बिकॉज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स चाहिए। इन सीड्स के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स भी चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए एंड एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंटेशंस चाहिए, जैसे कि ट्रैक्टर्स, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक है, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए ना। जब हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करते हैं तो हमें वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड में तो ज्यादा इरिगेशन की रिक्वायर्ड नहीं होती थी, वहां पर पर्सियन व्हील्स का यूज करके कुएं में से ही पानी निकाल के अपने जो फील्ड्स होते थे उनको इरिगेट कर देते थे। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करते हैं जब हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स को यूज करते हैं, तो हमें इरिगेशन की भी प्रॉपर फैसिलिटी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो यानी कि हमें इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स चाहिए होते हैं, ठीक है, एंड ऑल दीज एलिमेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स होते हैं वो भी तो इंडस्ट्रीज में ही मैन्युफैक्चर होते हैं ना, ठीक है। तो हम इस बात से एग्री करते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में ऐसे इनपुट्स चाहिए होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, जो कि कहां पर मैन्युफैक्चर होते हैं? इंडस्ट्रीज में, ठीक है। अब हम ट्रेडिशनल फार्मिंग से इसको कंपेयर करके देख लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स में क्या यूज होता था? लो यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज करते थे, ठीक है, और पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में क्या यूज करते थे? नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि काउ डंग को यूज करते थे, ठीक है, और अदर नेचुरल मैन्योर्स को यूज करते थे एज फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अब ये सभी चीजें जो हैं ये तो नेचुरल चीजें हैं, इन्हें तो फैक्ट्री में बनाना नहीं पड़ता। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स में हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते थे। ट्रेडिशनली जो सीड्स होते हैं, मींस लो यील्डिंग वैरायटी सीड्स, वो यूज करते हैं। तो ये सब चीजें इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जब हम यूज करते हैं फार्मिंग के लिए, तो वहां पर जितने भी इनपुट्स हम यूज करते हैं वो सभी इंडस्ट्री में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर? इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड, देखो इलेक्ट्रिसिटी का स्प्रेड मींस अगर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो पालमपुर विलेज के अंदर, तो वो फार्मर्स को किस तरीके से हेल्प करेगी। देखो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं, इन फार्मिंग मेथड्स में क्या होता है? HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सभी चीजों का यूज करते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए, इन सभी चीजों को यूज करने के लिए हमें वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन चाहिए,
इरिगेशन का वेल डेवलप्ड सिस्टम चाहिए, यानी कि प्रॉपर वाटर सप्लाई अवेलेबल होनी जरूरी है, तभी हम इन सभी चीजों को यूज करके मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकेंगे। ठीक है, तो जब हमें वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन चाहिए, तो अब हमारा कुएं के पानी से तो काम नहीं चलने वाला, तो हमने क्या सोचा, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स यूज करने स्टार्ट किए, इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स यूज करने लगे। तो इन इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स को चलाने के लिए हमें प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी तो चाहिए ना, क्योंकि इनको चलाने के लिए प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जरूरत है। इसी वजह से अगर पालमपुर विलेज के अंदर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो तो पालमपुर विलेज के फार्मर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फार्मर्स यूज करते हैं, इनमें ये सभी चीजें यूज करते हैं, तो ये सभी चीजों से मैक्सिमम प्रोडक्शन सिर्फ तभी गेन कर पाएंगे जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर सप्लाई होगी, यानी कि जब हमारे पास प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी होगी। इरिगेशन फैसिलिटी प्रॉपर लेने के लिए हम ट्यूबवेल्स यूज करते हैं, और ट्यूबवेल्स तभी चलेंगे जब इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी, क्योंकि ट्यूबवेल्स इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो ट्यूबवेल्स तो तभी चलेंगे ना जब इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर सप्लाई में होगी। अब इलेक्ट्रिसिटी होगी तो ट्यूबवेल्स चलेंगे, मींस वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन होगा, तो हम इन सभी चीजों को यूज करके मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प द फार्मर्स ऑफ पालमपुर एज इट हेल्प्ड इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इरिगेशन सिस्टम ऑफ द विलेज, क्योंकि पालमपुर विलेज के अंदर पहले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर नहीं होती थी, जिसकी वजह से पर्सियन व्हील्स का यूज करके कुएं से ही पानी निकाल के अपने फील्ड्स को इरिगेट किया जाता था। लेकिन अब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर सप्लाई है, जिससे क्या होने लगा, उस विलेज के अंदर जो इरिगेशन सिस्टम है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। मींस पहले इरिगेशन सिस्टम कुछ और था, कुएं से पानी निकाल के खेतों को इरिगेट किया जाता था, लेकिन अब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर सप्लाई होने लग गई है, इस वजह से अब ट्यूबवेल्स यूज किए जाने लगे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ने विलेज के जो इरिगेशन सिस्टम है उसको क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसको बदल दिया। ठीक है, पहले क्या होता था, द फार्मर्स अर्लियर यूज पर्सियन व्हील्स to draw water from the wells and irrigate small fields, but after the spread of electricity electric tube wells use किए जाने लगे। इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स ने रिप्लेस किया इन पर्सियन व्हील्स को। ठीक है, यानी कि कुएं से पानी निकाल के जो खेतों को इरिगेट किया जाता था, अब वो ट्रांसफॉर्म हो गया किससे, ट्यूबवेल्स से। अब ट्यूबवेल्स से इरिगेट किया जाता है फील्ड्स को। ठीक है, द फर्स्ट ट्यूबवेल्स वाज, पहला ट्यूबवेल किसने इंस्टॉल किया, हमने पढ़ा था कि पहला ट्यूबवेल तो उस विलेज के अंदर गवर्नमेंट ने लगवाया। ठीक है, लेकिन बाद में कुछ प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी फार्मर्स ने सेटल किए, खुद से सेटअप किए वहां पर, रिजल्टिंग इन द कल्टीवेशन ऑफ एंटायर 200 हेक्टेयर ऑफ इरिगेटेड लैंड बाय द 1970s। तो ट्यूबवेल्स को यूज करने से क्या होने लगा, एंटायर 200 हेक्टेयर जो है वो इरिगेट होने लग गया। आपने स्टार्टिंग का क्वेश्चन पढ़ा था, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि 226 हेक्टेयर का एरिया है, उसमें से 200 हेक्टेयर का जो एरिया है वो कल्टीवेटेड एरिया है जहां पर खेती की जाती है, रिमेनिंग 26 हेक्टेयर जो एरिया है वो लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन नहीं है। ठीक है, तो जितना एरिया अंडर कल्टीवेशन है, 200 हेक्टेयर का एरिया है, वो सारा का सारा इरिगेटेड है। आप देख सकते हो उसमें से कुछ भी एरिया अनइरिगेटेड नहीं है, वो सारा का सारा इरिगेटेड क्यों है, क्योंकि अब हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है वो ट्रांसफॉर्म हो गया ट्यूबवेल्स से। ठीक है, क्योंकि अब ट्यूबवेल्स का यूज किया जाता है, जिससे जितना भी लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन होता है वो सारा का सारा इरिगेट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इज इट इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन, कि क्या इरिगेशन के अंडर का जो एरिया है क्या वो इंक्रीज करना जरूरी है, अगर है तो क्यों जरूरी है। इरिगेशन के अंडर का एरिया, लैंड एरिया अंडर इरिगेशन जब तक इंक्रीज नहीं होगा, देखो अगर हमारे पास 200 हेक्टेयर का एरिया है, उसमें से कुछ हेक्टेयर एरिया इरिगेटेड है और रिमेनिंग इरिगेटेड नहीं है, तो जितना एरिया इरिगेट नहीं होगा उस पे तो हम कल्टीवेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो लैंड एरिया अंडर इरिगेशन मींस सारे के सारे लैंड एरिया पर इरिगेशन होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर जो लैंड होगा, लैंड एरिया होगा, इरिगेट नहीं होगा तो वहां पर क्रॉप्स कैसे ग्रो करेंगी। ठीक है, तो इसीलिए आंसर डिस्कस करते हैं। इन इंडिया नियरली 2/3 ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। ठीक है,
from that total cultivated area in the country less than 40% is irrigated. इंडिया में क्या होता है, वो हमने पालमपुर विलेज की बात करी थी कि पालमपुर विलेज के अंदर क्योंकि प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, प्रॉपर ट्यूबवेल्स का जो सिस्टम है वो अवेलेबल है, जिसकी वजह से सारा का सारा लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन है, अंडर कल्टीवेशन, लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इरिगेटेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डाटा जो बता रहा है वो क्या बता रहा है कि इंडिया के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर लेस देन 40% एरिया इरिगेटेड है। जितना एरिया अंडर कल्टीवेशन है उसमें से लेस देन 40% एरिया इरिगेटेड है, मींस लेस देन 40% एरिया पर ही पानी की प्रॉपर सप्लाई अवेलेबल है। अदर जगहों पर क्या होता है, फार्मिंग जो है वो टोटली किस पे डिपेंड करती है, रेनफॉल पे, जो कि रेगुलर नहीं है। बट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के लिए तो हमें प्लेंटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है, वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन चाहिए होता है। जब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज किया जाता है तो जो फार्मर रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं अपने फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए, वो रेनफॉल पे डिपेंड है, उन्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, क्योंकि रेनफॉल जो है वो रेगुलर तो नहीं है ना। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के लिए तो अगर हमें मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज करके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, रिजल्ट गेन करने हैं, तो हमें इरिगेशन की भी प्रॉपर सप्लाई अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि प्लेंटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होना चाहिए, ठीक है। प्लेंटी ऑफ वाटर क्योंकि रिक्वायर्ड है तो हमें ज्यादा वाटर की भी सप्लाई अवेलेबल होनी चाहिए। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आर रियली डिफिकल्ट टू अप्लाई इन द प्रेजेंस ऑफ इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई। हम स्टार्टिंग से ही यही पढ़ते आ रहे हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स अगर यूज करेंगे तो उसके लिए वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन रिक्वायर्ड है, यानी कि प्लेंटी ऑफ वाटर, प्रचुर मात्रा में पानी की जरूरत है, ठीक है। और वो पानी की जो जरूरत है वो कैसे मीट हुई हमारी, जब ट्यूबवेल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। यानी कि जिन एरियाज में फार्मर्स टोटली रेनफॉल पे डिपेंड हैं अपने फील्ड्स की कल्टीवेशन, फील्ड्स की इरिगेशन के लिए, वहां पर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को अप्लाई करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा लेस देन 40% एरिया इरिगेटेड है, तो जो रिमेनिंग एरिया है, रिमेनिंग एरिया पर तो इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, यानी कि वहां पर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आर रियली डिफिकल्ट टू अप्लाई इन द प्रेजेंस ऑफ इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई। अगर वाटर सप्लाई इनएडिक्वेट है, प्रॉपर एडिक्वेट वाटर सप्लाई अवेलेबल नहीं है, तो हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को भी अप्लाई नहीं कर पाते। इंडिया कांट अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन अंटिल लैंड इज इंक्रीज फॉर द यूज ऑफ इरिगेशन, यानी कि जब तक सारा का सारा लैंड एरिया इंडिया के अंदर, जब तक सारा का सारा लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इरिगेट नहीं हो जाता ना, तब तक इंडिया जो है वो फूड ग्रेन्स के, फूड सप्लाई के मामले में प्रॉपर अचीवमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि हम ज्यादा प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन सारा का सारा इरिगेट नहीं होगा तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज नहीं होंगे, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज नहीं होंगे तो हमारी प्रोडक्शन कैसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो देखो, जो लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन है, मींस जितने लैंड एरिया पर हम खेती करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, वो सारा का सारा जब इरिगेट होगा, जब वो सारा का सारा एरिया इरिगेट होगा, पहली बात आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करते हैं हम ज्यादा प्रोडक्शन के लिए, लेकिन मॉडर्न फार्मिंग मेथड सिर्फ तभी यूज हो पाएंगे जब वहां पर प्लेंटी ऑफ वाटर होगा, वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन होगा। तो यानी कि अगर लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन सारा का सारा इरिगेट होगा, वहां पर वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन होगा, तो क्या होगा, हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज कर पाएंगे, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करने की यही सबसे बड़ी कंडीशन है कि वहां पर सिस्टम ऑफ इरिगेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड जब हम यूज कर पाएंगे तो इससे मोर यील्ड होगी, मींस जो हमारा आउटपुट होगा एग्रीकल्चर का वो ज्यादा होगा। एग्रीकल्चर का आउटपुट ज्यादा होगा तो हमारी कंट्री में प्रॉपर जो आउटपुट होगा प्रोडक्शन का वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं इस बेसिस पे कि लैंड एरिया अंडर इरिगेशन इंक्रीज होना जरूरी है। अगर लैंड एरिया अंडर इरिगेशन इंक्रीज नहीं होगा, यानी कि सारा का सारा लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इरिगेट नहीं होगा, तब तक मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज नहीं होंगे, और मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज नहीं होंगे तो तब तक हमारी प्रोडक्शन को, जितनी प्रोडक्शन हमें चाहिए वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको।
क्वेश्चन समझ आ गया, सॉल्यूशन समझ आ गया, ठीक है। तो बच्चों हमारे जो रिमेनिंग एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अब तक के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, सारा चैप्टर आपको रिवाइज हो गया है, जो हमने 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, ठीक है। तो रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों। आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, इनके नोट्स बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों, थैंक यू।